Good morning to all my dear students. Today we are going to start the chapter 3 for book Statistics for Economics, and the name of the chapter is Census and Sample Methods of Data Collection. So before we start this, we must be clear about what is the meaning of universe. Universe is also called population. Population आपको पता है हम कहते हैं देश की जनसंख्या, ये तो इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब है वो सभी आइटम्स, वो सभी यूनिवर्स की आइटम्स जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। अब उसी को पॉपुलेशन कहते हैं, उसी को यूनिवर्स कहते हैं। एग्जांपल, मान लो कि हम प्रताप पब्लिक स्कूल के सभी 3000 बच्चों के फैमिली स्टेटस के बारे में, उनके एजुकेशनल स्टेटस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो एक सर्वे हम कर रहे हैं जिसमें हम पूरे प्रताप पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 के ऑल 3000 स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ये हो जाएगा यूनिवर्स या पॉपुलेशन। लो अब हम इसको यहां से एक बार पढ़ लेते हैं। यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर्स टू व्हाट? एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स। एग्रीगेट का मतलब टोटल। टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं और अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एग्जांपल, इफ वी वांट टू स्टडी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पीपीएस सेक्टर 6, इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्स। वो जो पूरे 3000 बच्चे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी स्टडी करना चाहते हैं, उसको पॉपुलेशन या यूनिवर्स स्टैटिस्टिक्स में कहा जाएगा। अब जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड, तो अब मैं बात करता हूं पहले सेंसस मेथड। सेंसस का मतलब होता है जहां हम कंप्लीट जो यूनिवर्स है हमारा, यानी ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज स्टडीड और इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। हर एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटे, एग्जांपल है हमारे कंट्री में हर 10 इयर्स के बाद सेंसस ऑफ इंडिया, जहां हम अपने देश की जनसंख्या की जनगणना करते हैं, एक एक को जाके मिलते हैं, एक एक की इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि हर 10 साल के बाद कंडक्ट होता है। रिसेंटली इट वाज कंडक्टेड अर्लियर इन 2011 और अभी अब 2021 में दोबारा ये होने वाला है। तो ये देखो, मीनिंग ऑफ सेंसस सर्वे इज द मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स relating to a problem under investigation. Example, census of population is conducted after every 10 years in India. इसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड। अब बात करते हैं सैंपल की। सैंपल क्या है? जहां हम एक पार्ट पूरे ना उसको ना स्टडी ना करके उसके एक पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज अ मेथड इन विच अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which we select for the purpose of investigation, जिसको हम चुन रहे हैं, is studied. This method is widely used in our daily life. जैसे कि डॉक्टर जब भी कभी ब्लड का सैंपल लेके ब्लड ग्रुप चेक करता है, कोई भी और टेस्ट होता है तो सैंपल से होता है। A lady in the kitchen just take a grain or two to check whether the rice or any kind of the vegetable has cooked properly or not. So what is all this? दिस इज कॉल्ड अ सैंपल मेथड। तो हमने दो चीज पढ़ ली, मीनिंग ऑफ यूनिवर्स, फिर हमने पढ़ा सेंसस, जहां पर हम एक एक आइटम के बारे में डिटेल में स्टडी से पढ़ते हैं। सैंपल, जहां हम कुछ उनमें से यूनिवर्स की कुछ आइटम्स को चुन लेते हैं और उसके बेस पर हम सारी स्टडी कंडक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सैंपल ऑफ अ ब्लड टू टेस्ट द ब्लड ग्रुप बाय अ डॉक्टर एटसेट्रा, सो मेनी अदर थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इन दोनों में से, सेंसस और सैंपल में से कौन सा मेथड बेस्ट है और क्यों, ये हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सो आउट ऑफ द टू विच इज द बेस्ट, दीज आर द फॉलोइंग 4 or 5 points which will prove this, that which of the two is the best. So we start with the intro. There is no doubt about it that census survey is more detailed. अगर कोई पूछे बढ़िया कौन सा मेथड है, तो हम सीधा सा दिमाग लगाएंगे सेंसस, क्योंकि वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, एक एक से मिलेंगे, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं, तो सेंसस बेस्ट है। और सैंपल में तो हमने थोड़े से बेस पे हमने स्टडी करनी है पूरे यूनिवर्स की, तो ये तो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन ये बनता है। लेकिन वो कहता है खाली ये मत देखो,
और कुछ चीजों को देखकर ही हम कह सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो देखो इंट्रो आपने यही लिखी है, there is no doubt about it that the census survey is more detailed as compared to sample survey। कोई डाउट नहीं है कि सेंसस बेस्ट है, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू बी कंसीडर्ड। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा बिफोर वी मेक अ फाइनल चॉइस, इससे पहले कि हम एक फाइनल चॉइस करें। दीज आर नंबर 1 टाइम इन्वॉल्व्ड। अगर मुझे 3000 बच्चों के बारे में 3000 स्टूडेंट्स के मान लीजिए एजुकेशनल स्टेटस उनकी फैमिली का पढ़ना है और उसके कंपैरिजन में सिर्फ 300 बच्चों के स्टेटस को पढ़ना है, तो आप बताओ आसान कौन सा है? तो आप सिंपल आंसर देंगे 300 बच्चों का आसान है। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, सैंपल है हमारा। तो बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। सैंपल सर्वे को कंडक्ट करने के लिए बहुत कम समय लगेगा, जबकि सेंसस को करने के लिए बहुत लंबा समय हमें चाहिए। अ वेरी बिग टाइम वी रिक्वायर, अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इट मींस बेस्ट कौन सा होगा? अगर हम टाइम के एंगल से देखें तो इट इज इजी टू कंडक्ट द सैंपल सर्वे बिकॉज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। देयरफॉर टाइम इन्वॉल्व्ड इज लेस इन सैंपल एज कंपेयर टू द सेंसस सर्वे, देयरफॉर इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड बात करता है कॉस्ट। कॉस्ट एक्सपेंसेस, खर्च। अगर आपने सेंसस सर्वे करना है तो आपको एक एक के बारे में जानना है, तो हर एक को मिलना पड़ेगा, आपको खूब पैसा खर्च करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, अपना समय भी लगाना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो कॉस्ट की टर्म्स में देखें तो सैंपल सर्वे इज वेरी लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू द सेंसस सर्वे। दिस इज द सेकंड पॉइंट, कॉस्ट इन्वॉल्व। थर्ड बात करते हैं इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। अब मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न करता हूं। आपने सिर्फ 5 बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं और एक तरफ है 50 बच्चे, तो आप ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे ले सकते हो? तो आपका आंसर होगा सर हम ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 5 बच्चों से। हम उनसे 20 क्वेश्चन भी पूछेंगे तो 25 is 100, और अगर 50 बच्चे हैं और उनसे 20 पूछते हैं तो इट इज 1000। इसका मतलब 10 टाइम्स हमारा जो है बर्डन बढ़ जाएगा अगर हमारे पास ज्यादा, हमारा यूनिवर्स जो है अगर हम उसको पढ़ रहे हैं और अगर हम सैंपल को पढ़ रहे हैं तो हमारा टाइम कम लगेगा। तो यही वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या, मोर क्वेश्चंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं इन द क्वेश्चन हियर। आप पढ़ चुके हो क्वेश्चन के बारे में, फॉर यूजिंग इन द सैंपल सर्वे बिकॉज एरिया ऑफ सर्वे इज स्मॉल एंड टाइम फैक्टर इज नॉट द बिग इशू। इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं सैंपल सर्वे के थ्रू। देन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। अब यहां मैं आपसे बड़ी अच्छी एक बात बताता हूं जो प्रैक्टिकल है। घर में जो चीज थोड़ी बनी होती है ना, वो सबको बड़ी टेस्टी लगती है, और जिस दिन वही चीज ज्यादा बन जाए सब नखरे करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी चीज जब बनती है तो एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है, जब वो बल्क में बनाई जाती है तो एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। इसी तरह बेटे, जब आप थोड़े से एक सैंपल पर कुछ भी कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, आप बढ़िया मैन पावर लगाओगे, आपके पास टैलेंटेड स्टाफ होगा और काम बढ़िया हो जाएगा। वही सर्वे आप पूरा एज अ होल कर रहे हो पूरे यूनिवर्स पर, तो लेवल ऑफ एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो वो यही कह रहा है, देखो बाय एक्यूरेसी वी मीन एक्यूरेसी इन कलेक्टिंग एंड एनालिसिस द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा। सिंस सैंपल सर्वे इज बेस्ड ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो more trained and efficient manpower can be appointed in collecting and analyzing the data। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन। बहुत सिंपल है, छोटी चीज है तो वेरीफाई करना आसान है, और अगर बहुत बड़े लेवल पर है तो उस वेरिफिकेशन के लिए भी कॉस्ट खर्चनी पड़ेगी। तो इट इज इजी टू वेरीफाई द रिजल्ट्स of the sample survey, but it is too difficult, too difficult to verify the results of the census survey. So these 5 points prove the fact that out of the two, census and the sample is the best. Now we come to the next topic. What are the essentials of a good sample? एक अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। तो एक अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए, इसको याद रखने के लिए मैं एक सिंपल लाइन बोलने वाला हूं। एक अच्छा सैंपल हीरे जैसा होना चाहिए।
अब आपको ये हीरा याद रहेगा तो सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ये हीरा में 4 पॉइंट्स हैं, HIRA, इसको मैंने बना दिया एक्रोनिम हीरा। H होमोजेनिटी, I इंडिपेंडेंट, R रिप्रेजेंटेटिव, A एडिक्वेट। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए, मैंने बताया HIRA हीरा। होमोजेनिटी, अगर हमने एक यूनिवर्स में से 1 2 3 4 5 सैंपल चुने हैं तो वो उनका एक जैसा रिजल्ट हो। अगर रिजल्ट्स में वेरिएशन है तो कहीं ना कहीं हम में गड़बड़ है, हमारी सैंपलिंग ठीक नहीं। तो देखो पहली बात वो कहता है होमोजेनिटी, इफ मोर देन 1 सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स दीज शुड बी होमोजीनियस एंड नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। दूसरी खास बात, H हो गया होमोजेनिटी, I का मतलब है इंडिपेंडेंट। सैंपल में जो हम चुनेंगे यूनिवर्स में से कोई भी आइटम किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। सर आपने मुझे चुन लिया, मेरे फ्रेंड को भी चुन लो, मुझे ठीक लगता है, आपका फ्रेंड नहीं लगता, ठीक तो नहीं चुना। बिल्कुल इंपार्शियल चुनाव होना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ द आइटम्स इन द सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो अभी हम इसमें से एक बार रीड कर लेते हैं। ऑल द यूनिट्स ऑफ सैंपल दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इन अदर वर्ड्स क्या कह रहे हैं, inclusion of one item should not be dependent upon the inclusion of some other item of the universe। तो H homogeneity, I independent, थर्ड नंबर पे आ गया रिप्रेजेंटेटिव, R अच्छा टीचर अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, एक अच्छा प्रिंसिपल अपने स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है, एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अच्छा सैंपल भी यही है जो पूरे यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो वो यही कहता है कि अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स गेट इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ये मैं क्या बोला थर्ड आपको, रिप्रेजेंटेटिव। आप जो मुझे सुन रहे हो ना, मेरे ये जो अब ऑडिबल है मेरी वॉइस, यही नोट्स है, इनको अपने वर्ड्स में लिख लोगे और बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। और वैसे भी मैंने बोर्ड आपके लिए खाली छोड़ा है, आपको दिख रहा होगा, आप इसको एनलार्ज करके भी देख सकते हैं। लास्ट इज अ एडिक्वेसी, पर्याप्त। मैंने 5000 बच्चों में से 5 बच्चों का सैंपल चुन लिया तो कुछ नहीं आंसर आएगा। कम से कम 5000 में से 10% यानी 500 बच्चे तो चुनो। इट शुड बी फेयरली एडिक्वेट so that it can represent the entire universe। देखो लास्ट वो कहता है number of items in the sample should be fairly adequate, पर्याप्त होनी चाहिए, so that some reliable conclusions are drawn covering all the characteristics of the universe। तो ये हमने पढ़ लिया एक अच्छे सैंपल में क्या क्या क्वालिटीज हैं। अब हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के उस पर आ गए, जिसको डिटेल में हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। यहां मैं सिर्फ टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा, आपको पता लग जाएगा। और ये आपकी टीआरजन बुक के हिसाब से नहीं है, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये थोड़ा डिटेल्ड है, इसके मेथड्स वहां मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपने इसी तरह से इसको डिटेल में करना है। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। तो क्या है मेथड्स? सबसे पहले देखो नंबर 1 हमारे पास है रैंडम सैंपलिंग, नंबर 2 है नॉन रैंडम सैंपलिंग। पहले तो इसको समझो, रैंडम सैंपलिंग होती है, इसको फिर भी मैं डिटेल में अगले लेक्चर में करवाऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। रैंडम का मतलब जहां चांस फैक्टर है, किस्मत। एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। जहां हर एक यूनिवर्स की आइटम, उनको बराबर चांस है कि वो सैंपल में आ सकते हैं, जैसे लॉटरी मेथड में होता है। आपने सबने लॉटरी की टिकट ली, सबको लगता है हम जीतेंगे, और ये चांस फैक्टर है, तो इसको रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। नॉन रैंडम सैंपलिंग जो है ये होती है अपनी मर्जी से चुनाव, द सैंपलिंग वेयर चॉइस फैक्टर इज देयर, चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज देयर इन कलेक्टिंग द सैंपल। तो इसको हम चॉइस सैंपलिंग भी कहते हैं, इसको हम चांस सैंपलिंग। रैंडम नाम ध्यान से सुन लो, रैंडम का मतलब चांस, किस्मत, और नॉन रैंडम का मतलब आपकी चॉइस। अब बात करते हैं रैंडम के आगे, देखो मेथड्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग एंड अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। देखो ध्यान से, जैसा नाम वैसा काम।
रिस्ट्रिक्टेड जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शंस। जहां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड को हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। ध्यान से सुन लो, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें दो मेथड्स हैं। पहले नंबर पे लॉटरी मेथड, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरे नंबर पे टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ये तो दोनों हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड में भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, वन इज स्ट्रैटिफाइड, अदर इज सिस्टमैटिक, ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड। और लास्ट में जो भी हमने बोला नॉन रैंडम के अंदर तीन है हमारे पास, जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी टॉपिक को जो लास्ट वाला वो आप अगले लेक्चर में सुनोगे, लेकिन वही रिक्वेस्ट जो मैं हर लेक्चर के बाद आपसे करता हूं कि अपने नोट्स बनाते चले जाओ। मुझे आप स्कूल वाले बच्चे भी सुन रहे हैं, कुछ बाहर के बच्चे भी हैं जो दूसरे भी मुझे सब्सक्राइब करके सुन रहे हैं। मैं सभी से कहूंगा अपने नोट्स बनाते चले जाओ, थॉरली नोट्स बनाओ, लेक्चर के साथ साथ प्रिपेयर करो। और आपके हाथ में, आप उसको रिवाइंड करके सुन सकते हो, रोक रोक के आराम से नोट्स बना सकते हो। जो मेरी ऑडिबल वॉइस आप तक पहुंच रही है वही आपके नोट्स हैं। अच्छी तरह से तैयारी करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।